हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 2 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फ्रंट पेज पे। देखो फ्रंट पेज पे कल हमने एक न्यूज़ डिस्कस की थी जिसमें स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे जो इंटरेस्ट रेट देती है गवर्नमेंट उनको रिड्यूस कर दिया गया था, बट 12 घंटे के अंदर अंदर ही गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक और नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया और उसमें ये कहा कि जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट डाउन की गई थी उनको उस प्रपोजल को हम विड्रॉ करते हैं, रिवर्स करते हैं। मतलब जो कल के ऑर्डर से पहले जो इंटरेस्ट रेट्स दी जा रही थी वो फिर से आ चुकी हैं। कल का ऑर्डर बिल्कुल कैंसिल हो गया है। तो कल वाली जो आपने स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में जो आपने पढ़ा था ना यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको रिवाइज करना है। आर्टिकल में कुछ काम का है नहीं क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टैंड है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस को लेकर के चलता हुआ सारा ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा 1 अप्रैल से जो थर्ड डोज है ना, वो मतलब वैक्सीनेशन का जो थर्ड फेज़ है वो स्टार्ट हो ही गया, वो हम जानते ही हैं। उसके बारे में ये न्यूज़ है, डिस्कस करने लायक कुछ नहीं है। इसके अलावा इधर आप देखोगे कि पेंडेमिक की वजह से जब लॉकडाउन अप्लाई किया गया तो उसके चलते 11 करोड़ जो माइग्रेंट वर्कर्स थे सिटीज़ में जो काम कर रहे थे इनफॉर्मल सेक्टर में, वो गांव में फिर से चले गए। तो गांव में गए तो वहां पर फिर उनको जॉब मिली कहां? नरेगा में। तो नरेगा का रिकॉर्ड यहां पे बताया जा रहा है 2019-20 के कंपैरिजन में 2020-21 में कितना ज़्यादा काम बढ़ा है या कितनी ज़्यादा फैमिलीज़ को नौकरियां मिली है नरेगा में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये डेटा तो इतना काम का है नहीं, बस केवल जस्ट इतना सा है कि माइग्रेंट वर्कर्स जब सिटीज़ से अपने गाँव में फिर से लौटे तो उनको जॉब देने में नरेगा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो साथ में आपको क्या करना है वो ये कि एमजी नरेगा जो स्कीम है, इस स्कीम के बारे में पूरी डिटेल आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो, क्योंकि एक बार पहले भी न्यूज़ आई थी, उसमें भी हमने यही चीज़ देखी थी कि नरेगा से जॉब कितने लोगों को मिली है। तो आपके पास में कंटेंट डेफिनेटली लिखा हुआ होगा, उसी को आप रिवाइज कर लो। नहीं लिखा हुआ है तो आप सर्च करो नरेगा के बारे में और उसके बारे में रीड आउट करो। ओके, फिर तो ज़्यादा कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं, इसमें हम नहीं करेंगे। इधर देखो राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं कि 1 मई तक जो भी अभी जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम की बात की जा रही है, जिसको बोला जा रहा है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उस स्कीम के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी और कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी अवेल करानी, ये स्कीम का मेन टारगेट रहेगा। तो बेसिकली इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में। अगर आप राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा बहुत अगर स्टेट लेवल की स्कीम से कई बार यूपीएससी में भी इन्फ्लुएंस ले लिया जाता है कि भाई क्या करना चाहिए हेल्थ सेक्टर में अच्छा करने के लिए, तो आप सजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डाल सकते हो कि राजस्थान सरकार ने जो अभी 2020-21 के बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो शुरू की है, उस स्कीम को ऑल ओवर इंडिया अप्लाई करने की बात करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं यूपीएससी में। बाकी राजस्थान स्पेसिफिक कोई एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आर्टिकल अच्छा है, देखेंगे इसको हम सबसे लास्ट में। इसके अलावा आगे देखें, एक न्यूज़ है जिसमें जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिशियल्स होते हैं ना, उन्होंने इंफॉर्मेशन टाइम पे नहीं दी आरटीआई एक्ट के अंडर में जब रिक्वेस्ट डाली गई, तो उसके चलते उनके ऊपर 10,000 रुपये का फ़ाइन लगाया गया है। तो आपको क्या करना है वो ये कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, इसमें 2005 का एक्ट है और इसके बाद में 2019 में जो अमेंडमेंट किए गए हैं ना, वो अमेंडमेंट्स आप देखोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप जीएस पेपर 4 में जो आरटीआई का एक सेगमेंट है ना, पूरा एक टॉपिक है जीएस पेपर, जनरल स्टडीज़ पेपर 4 जो एथिक्स वाला पेपर है, ठीक है, उसमें टॉपिक भी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिटेल में आप रीड आउट करोगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 और जो अमेंडमेंट 2019 में हुआ है उसके बारे में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे। अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल भी मिस मत करना इसको पढ़ना। आगे चलें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है साउथ इंडिया के जो सुपरस्टार हैं, टॉलीवुड सुपरस्टार, बॉलीवुड में भी जिन्होंने बहुत मूवीज़ बनाई है, रजनीकांत, ठीक है, उनको अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की बात क्लियर हो चुकी है। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। तो बेसिकली इसमें तो सारी अभी बातचीत बताई जा रही है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि 2021 में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया जाना है, तो वो है साउथ इंडियन सुपरस्टार रजनीकांत को। ठीक है, बाकी अब हमारे लिए क्या काम है
कि जो फिल्म इंडस्ट्री में, सिनेमा में जो भी अवार्ड्स मिलते हैं उन अवार्ड्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेनी। ठीक है, इसमें दादा साहब फाल्के अवार्ड जो होता है ना, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए होता है कि किसी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं इंडस्ट्री के लिए और फिर उसका एक नाम चल रहा है आज आप देखो। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे 2 आर्टिकल्स हैं, पर दोनों ही हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स को लेकर के फिर से है और बताया जा रहा है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो ज़रूर देख लेना, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको देखने की। इसके अलावा ये कोविड डेटा को लेकर के आर्टिकल है, तो ये भी हमारे काम का है नहीं। आगे चलते हैं। आज वैसे देखा जाए तो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई नहीं है कोई भी। इधर यहाँ पे देखो कि जीएसटी कलेक्शन अगर हम देखें मार्च महीने का तो कितना हुआ है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन हुआ है और पिछले 6 महीनों में लगातार 1 लाख करोड़ का टारगेट अचीव किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये एक अच्छी बात है। तो जीएसटी कलेक्शन को लेकर के ये बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या काम की चीज़ है, जीएसटी टैक्स के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जीएसटी काउंसिल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो आप ज़रूर देखना। पुरानी लक्ष्मीकांत में तो देखो जीएसटी से रिलेटेड इतना कुछ कंटेंट है नहीं, जो नई लक्ष्मीकांत का एडिशन है ना उसमें आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स वाला जो सेगमेंट है उसमें, तो वहाँ पर आप पढ़ना, यहाँ पर कुछ भी काम का नहीं है। ऐसे ही इधर देखो IL&FS क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये क्या है, बेसिकली एक NBFC है जो कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है। तो चाइना में इसका जो रोड एसेट था, एक रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर रही थी ये IL&FS, तो वहाँ पर अब IL&FS का क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गई ये कंपनी, तो इसकी वजह से वहाँ पर चाइना में भी ऑक्शन लगाने पड़ गए एसेट्स के। तो 49% एसेट जो हैं वो चाइनीज़ फर्म को ही फिर बेचने पड़ गए। ठीक है, तो बाकी तो डिटेल माइक्रो है, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो वो तो काम की है नहीं, बट एक न्यूज़ थोड़ी सी हमने देख ली। इसके अलावा ये जीएसटी से रिलेटेड ही इधर बताई जा रही है एक आर्टिकल, ये भी काम का नहीं है। आज इकोनॉमी पेज पे भी आप देखोगे, इधर देख सकते हो, हाँ ये देखो आप कि एक्सपोर्ट जो है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, जो गुड्स का एक्सपोर्ट होता है ना, वो हमारे इंडिया से वर्ल्ड ओवर जो भी एक्सपोर्ट हम करते हैं उसमें राइज देखा गया है मार्च महीने में 58% का। ठीक है, अब ये माइक्रो लेवल का, एक महीने का, अब अगले महीने कुछ और चेंज आ जाएगा, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है। डीजल और पेट्रोल की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है क्योंकि कोविड-19 केसेस तो आ रहे हैं, बट वैक्सीनेशन की वजह से एक तो कॉन्फिडेंस लोगों में, साथ में लॉकडाउन ना लगाना, तो इसके चलते क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो फ्यूल है वो कंजम्पशन उसका बढ़ता चला जा रहा है। इधर तो इतना कुछ काम का है नहीं इसमें। ऐसे ही OPEC प्लस पॉलिसी, अब इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि ऑयल प्राइसेज हैं वो और बढ़ गई, तो बेसिकली हमारे लिए ऑयल प्राइस डाउन हो रही है, अप हो रही है, थोड़ा आइडिया तो रहना ज़रूरी है कि हाँ इस टाइम पे जो क्रूड ऑयल है वो महंगा होता चला जा रहा है। पर हमारे लिए अभी जो इम्पोर्टेंट है कि आप OPEC प्लस पॉलिसी के बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल करो और पढ़ो। देखो ऐसे ही प्रिपरेशन होती है, इसमें आप केवल न्यूज़पेपर पे 100% रिलाई करो, आपको न्यूज़पेपर में पूरी चीज़ें नहीं मिलेंगी। हमें मिलता क्या है न्यूज़पेपर से कि लेटेस्ट जो ट्रेंड में जो न्यूज़ है उनमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में हमें पता पड़ जाए और उनके बारे में पढ़ लें। नहीं तो हज़ारों लाखों हैं इंस्टीट्यूशन, कितने याद कर लोगे, पॉसिबल ही नहीं होगा पास होना। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हमें यहाँ से पिक करनी है जो मैं आपको पिक कर करके बताता रहता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर वर्ल्ड पेज की बात करें तो सिर्फ एक ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और उसमें भी एक छोटा सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है कि जो बाइडन ने ट्रंप एरा का जो H1B वीज़ा पे जो बैन लगाए थे ना, उन बैन्स को अभी हटाने की बात की जा चुकी है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है हमारे यहाँ पर जो IT प्रोफेशनल्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ में जो काम करते हैं उनके लिए। तो बेसिकली H1B वीज़ा होता क्या है, वीज़ा आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई इंडिविजुअल अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाता है तो दूसरे देश से अप्रूवल लेना होता है कि भाई हम आ सकते हैं कि नहीं आपके कंट्री के अंदर। जब वो दूसरा देश अप्रूवल देता है ना इस पहले वाले कंट्री के लोगों को, उस अप्रूवल को ही वीज़ा कहते हैं एक तरीके से, ये मानो आप। ठीक है, तो H1B वीज़ा जो होता है वो क्या है, जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है। मतलब कि मान लो यहाँ पर ये इंडिया है और यहाँ पर ये USA है, तो इंडिया के IT प्रोफेशनल्स या जो एक्सपर्ट्स हैं टेक्नोलॉजी के,
वो क्या करेंगे, यूएसए में जाएंगे H1B वीज़ा के बेसिस पे और वहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और वहाँ पर जॉब करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग यहाँ से उठ करके परमानेंटली वहाँ सेटल हो जाएंगे यूएसए में, ऐसा नहीं होता है। वो केवल जॉब के लिए गए हुए हैं और जैसे उनकी जॉब खत्म होगी तो उनको रिटर्न इंडिया में आना होगा। तो बेसिकली H1B वीज़ा क्या होता है, एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है जो कि यूएसए की कंपनीज देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। और वो एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, वो होते हैं यूएसए के बाहर के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको। तो बेसिकली H1B वीज़ा के बारे में जानना ज़रूरी था, ये हमने देखा। अच्छा, अब ये बैन हट गया है तो इसका फ़ायदा बोले इंडिया और चाइना को बहुत फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि हमारे यहाँ से आईटी प्रोफेशनल्स बहुत जाते हैं गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करने के लिए। ठीक है, तो यही मेन चीज़ थी वर्ल्ड पेज पे। आगे देखते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने डिस्कस कर ली। अब हमारी जो एक न्यूज़ है राजस्थान गवर्नमेंट वाली, वो अब देख लेते हैं। देखो, राजस्थान सरकार ने थर्सडे, दैट मीन्स कल, उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत कर दी है कि जो भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर कराना चाहता है, ये देखो बीमा इंश्योरेंस स्कीम है ये, ठीक है। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसमें काम क्या होगा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल का मतलब कि इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कवरेज किसको मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सब लोगों को कवरेज मिले हेल्थ का, कि कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी मोटी बीमारी हो तो 50,000 रुपये तक का कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो, और अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रांजैक्शन वो इजीली कर पाएंगे। तो बेसिकली ये स्कीम 3500 करोड़ रुपए की होगी। और हाँ, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हेल्थ है ना, ये स्टेट सब्जेक्ट है। तो कभी अभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है ना स्टेट सब्जेक्ट पे, तो कानून बनाने से पहले तो क्या अप्रूवल लेना पड़ता है राज्यसभा का। दूसरा, अगर कानून बना देती है तो उसमें जो स्टेट्स हैं वो इसको फेवर कर रहे हैं कि नहीं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हेल्थ के लिए जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 की, तो वो पॉलिसी केवल गाइडलाइंस ही दे रही है स्टेट्स को। अब फॉलो करना या ना करना वो स्टेट्स के ऊपर है, राइट। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो ये काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, हेल्थ के ऊपर काम करना। तो 2021-22 का जो स्टेट बजट आया था ना राजस्थान सरकार का, उसमें ये बताया था कि हर एक फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस देना 5 लाख रुपए तक 1 साल का, ठीक है। इससे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और कुछ सेलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी अवेल की जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई हल्की फुल्की बीमारी है, नॉर्मल डिजीज़ है, तब तो देखो 50,000 रुपये तक का फ़ायदा, मतलब ये इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। और अगर कोई ज़्यादा सीरियस डिजीज़ है तो 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट लिया जा सकता है। बेसिकली राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये एक सिस्टम शुरू किया गया है गहलोत सरकार के द्वारा, उसी को बताया। और साथ में ये भी कहा है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस आई हुई है, जिससे कि प्रिवेंटिव केयर, प्राइमरी केयर और क्यूरेटिव केयर के ऊपर काम किया जाए हेल्थ सेक्टर में। प्रिवेंटिव मतलब बीमारी से बचा जाए, प्राइमरी केयर मतलब शुरुआती इलाज मिल जाए, और क्यूरेटिव केयर की बीमारी हो गई तो उस बीमारी को ठीक किया जाए। उसके लिए फिर ये राजस्थान सरकार के द्वारा जो अपना खुद का प्लान बनाया है राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ, उस पर काम कर रही है सरकार। अच्छा, इसमें जो बेनिफिशियरीज होंगे वो कौन होंगे? देखो, जो केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत स्कीम चल रही है, जिसके अंतर्गत राजस्थान में जो स्कीम चल रही है उसका नाम है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। उस स्कीम के अंडर में जो बेनिफिशियरीज हैं, दूसरे सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे जो बैकवर्ड सेक्शन से बिलोंग करने वाले लोग, या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो लोग हैं, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, ये सब एलिजिबल हैं इस स्कीम के अंडर में फ्री ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत में ऑलरेडी 59.71 लाख फैमिलीज फ़ायदा उठा रही हैं, जो कि किसके बेसिस पे आइडेंटिफाई की गई थी? सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे। और अब अगर ये जैसे ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अप्लाई हो जाता है तो लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा फैमिलीज़ को फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें प्रीमियम कितना है, सिर्फ 850 रुपये, ठीक है। जबकि प्रीमियम नॉर्मल देखोगे तो कितना, 1662 रुपये। तो ये है पूरी की पूरी चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो आज की न्यूज़ इतनी ही थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।